सभी को मनोज स्वराज जी का नमस्कार। लगातार आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, इसलिए आपका हृदय से आभार। सीरीज के वीडियोस चल रहे थे मेरे, राजनीति में भूचाल के वीडियोस चल रहे थे। एक वीडियो बीच में मैंने थोड़ा डिफरेंट सब्जेक्ट पे डाली पेंशन के ऊपर, लेकिन वो सीरीज फिर से कंटिन्यू है। लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया था कि कैसे 26 जनवरी बिल हमारी सब समस्याओं का निपटारा कर सकता है, समाधान कर सकता है, राजनीति को सेवा नीति में बदल सकता है। उस विषय पे आज बात करेंगे और विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। पेंशन से जुड़ी हुई बात है, पेंशन से जुड़ी हुई खबर है, और ये खबर कितनी सच्ची है ये आप डिसाइड करो। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अब फिर से नई तारीख आ गई है। बहुत सारे यूट्यूबर अब तारीख का ऐलान कर रहे हैं और 30 सितंबर कह रहे हैं कि 30 सितंबर तक कुछ मिलेगा, कुछ खुशखबरी मिलेगी, इस तरह की वीडियो बना के डाल रहे हैं। और कुछ नेता भी ऐसी वीडियो बना के डाल रहे हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि कितनी बार तारीख दोगे भैया, कब तक तारीख दोगे? और तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। और बुजुर्ग इतने आशावान होते हैं, जैसे ही कोई वीडियो आती है उनकी खट से क्लिक करते हैं। तो तारीख 30 सितंबर तक मिल जाएगी पेंशन, तो खट से क्लिक करेंगे। पेंशन पे आ रही है खुशखबरी, या पेंशन पे, इस तरह की टाइटल बना के डालते हैं और लोग फटाफट उसको क्लिक करते हैं और उसमें निकलता है कुछ भी नहीं। हम जो वीडियो बना रहे हैं, हम वीडियो में एक्शन प्लान बता रहे हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, और नोटा हरियाणा में दबाना है। ये तो रही यूट्यूबर की बात। इसके साथ साथ मैं एक बात और करना चाहता हूं। मैं ईपीएस की लीडरशिप की बात करना चाहता हूं कि किस तरीके से आपको घुमा रहे हैं, पेंशनर्स को घुमा रहे हैं। एक मेरे सवाल का जवाब दें। ईपीएस की बहुत सारी लीडरशिप है, वो जवाब दें। अभी चुनाव चल रहे हैं, अभी आंदोलन की बात भी हो रही है। कह रहे हैं कि आंदोलन करना चाहिए, चुनाव में प्रेशर बनाना चाहिए, हम इतना प्रेशर बनाएंगे, हम इतना प्रेशर बनाएंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमका कर देंगे। अब ये आंदोलन शुरू हो रहा है, यहाँ पे मीटिंग हो रही है, यहाँ पे बड़ा आंदोलन शुरू होगा, तारीखें भी आ गई हैं। अब मैं क्या बताऊं किसने तारीखें दी हैं। लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। पेट में दर्द हो और सर के दर्द की दवा खाएं, या प्रॉब्लम हाथ में हो और पैर दबाने लगे, तो क्या दर्द ठीक हो जाएगा? इसका मतलब जानबूझ के आपको भ्रम में डालने की कोशिश की जा रही है, और आपको भ्रम में नहीं आना है। सबसे पहले मैं बताऊं क्या हो रहा है। हो ये रहा है कि चुनावों के पास सरकारों के ऊपर दबाव डलता है। तो सरकारों की जो ईपीएस की लीडरशिप है, उसका काम होना चाहिए कि सरकारों पर बहुत ज्यादा दबाव डाले। लेकिन वो कितने चालाक हैं, कितने खास किस्म के सियाने हैं। अब दूसरे शब्द तो इस्तेमाल नहीं करूंगा। सियानापन देखिए इनका। सियानापन क्या है इनका कि ईपीएस की जब प्रेशर बनाना होता है कहीं और, तो प्रेशर बनाते हैं कहीं और। फॉर एग्जाम्पल, अभी जनता का बहुत प्रेशर है कि भाई, ऐसा कहा जाता है कि मोदी की गोद में बैठकर ईपीएस की लीडरशिप खेल रही है, ऐसा माना अब साफ लोगों को दिखने लगा है। वो कैसे कि जब जनता का प्रेशर पड़ता है तो कहते हैं हम ये कर देंगे, हम आंदोलन कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, और फिर जाकर कहीं सरकार को नुकसान ना हो जाए, ऐसी रणनीति बनाते हैं और जनता को भ्रम में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हरियाणा में चुनाव है, ना कि महाराष्ट्र में। हाल फिलहाल प्रेशर हरियाणा में बनाना चाहिए। पेंशनर की संख्या बहुत ज्यादा है हरियाणा में, संगठन भी बहुत बड़ा है हरियाणा में, शक्ति भी बहुत ज्यादा है हरियाणा में। अगर हरियाणा की नस दबाई जाए सही समय पे, क्योंकि वोटिंग का टाइम है, तो सरकार पर दबाव पड़ेगा, सरकार को नुकसान का डर रहेगा। लेकिन नस कहाँ दबाई जा रही है? नस महाराष्ट्र में दबाई जा रही है। आंदोलन महाराष्ट्र में करेंगे। आग हरियाणा में लगी है, आंदोलन महाराष्ट्र में करेंगे। क्यों? कहीं हमारे आका को, हमारे मालिक को कोई नुकसान ना हो जाए हमारे आंदोलन से। फिर हमारी मीटिंगें बंद हो जाएंगी, फिर हमारा फोटो खिंचवाना बंद हो जाएगा, फिर हमारा फोटो सेशन बंद हो जाएगा। तो सारी कवायद ये है कि जनता को भी भ्रम में रखे कि हम आंदोलन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ हैं, और सरकार को भी नुकसान ना हो। इसीलिए जो आंदोलन हो रहे हैं अब महाराष्ट्र में हो रहे हैं, ना कि हरियाणा में। जब महाराष्ट्र में चुनाव होगा तो ये उत्तर प्रदेश में आके आंदोलन करेंगे, और जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा तो ये जाके दिल्ली में आंदोलन करेंगे। लेकिन ये सरकार के खिलाफ काम नहीं करेंगे। जनता को जरूर दिखाएंगे कि हम आंदोलन कर रहे हैं। ये उस बंदर की तरह उछलते हैं जिसका दोस्त हिरन शेर को मारकर शेर खा जाता है, और बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछलता है और कहता है कि हम
काम तो कर ही रहे हैं, हम आंदोलन तो कर ही रहे हैं। तुम्हारे आंदोलन का कोई फायदा नहीं होने वाला, तुम्हारे प्रेशर का कोई फायदा नहीं होने वाला। तुम महाराष्ट्र में प्रेशर बनाओगे, महाराष्ट्र में भी इलेक्शन नहीं है, कोई फायदा नहीं है, ये बेकार है। और जो मैं सब पूरे देश के पेंशनर से बोलना चाहता हूँ, कोई इस फालतू के अपना टाइम वेस्ट करके, अपना पैसा खर्च करके आप दूर दूर से जाएंगे। आप महाराष्ट्र में आंदोलन होगा, आप कहीं से जाएंगे, कहीं दूर से जाएंगे, यूपी से जा सकते हैं, हरियाणा से जा सकते हैं। अरे भैया, आंदोलन की जगह ही सही नहीं है तो उस आंदोलन का क्या फायदा। अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपना पैसा वेस्ट मत करो, अपने घर पर रहो। और जाना है, करना है तो हरियाणा में आंदोलन करो। अगर हरियाणा में आंदोलन करोगे तो कुछ ना कुछ सफलता मिलेगी। इधर उधर हाथ पैर मारने से कुछ नहीं होगा। इससे आपकी मंशा और नियत पर शक जाहिर होता है। और ये मुझे बहुत ही बुरा लगा जब इन्होंने महाराष्ट्र का आंदोलन, कुछ नेताओं ने महाराष्ट्र में आंदोलन करने की बात कही। महाराष्ट्र में करना, लेकिन अभी नहीं, 1 महीने बाद करना, जब चुनाव होंगे, या 1.5 महीने बाद करना। तो ये तो बात थी। अब हम दूसरी बात करते हैं। हम राजनीति में भूचाल की बात कर रहे थे, हम 26 जनवरी बिल की बात कर रहे थे, हम बहुत सारी चीजें बात कर रहे थे। लेकिन हम उससे पहले हम बताना चाहते हैं कि आखिर 26 जनवरी बिल है क्या। मैंने ये बताया ना, सारी समस्याओं का समाधान। लोग तो इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिखते हैं, मोटी मोटी लाइनें, मोटी मोटी पोथियां लगते हैं, नए नए कानून की वकालत करते हैं, व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं। लेकिन 26 जनवरी बिल की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इससे आपको क्या फायदा होगा, ये हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसकी सारांश, या कहते हैं समरी, इसको कुछ लाइनों में पढ़ देता हूँ। एज इट इज, जैसा मैंने लिखा है वैसा ही मैं सारांश पढ़ देता हूँ। उसके बाद मैं ये कोशिश करूंगा कि इसकी एप्लीकेशंस क्या होंगी। देखिए, पहले तो एक कोई थ्योरी होती है, फिलॉसफी होती है, या कोई शब्द होता है, फिर उसी के ऊपर सारा सिस्टम बनता है। कोई जैसे सिद्धांत है, उस सिद्धांत के ऊपर ही आगे उसकी एप्लीकेशंस होती हैं, या उसके आउटकम होते हैं। तो सबसे पहले सिद्धांतन में क्या कहना चाह रहा हूँ वो पढ़ दूं 26 जनवरी के बिल के बारे में, क्योंकि लास्ट टाइम हमने 26 जनवरी बिल पर बहुत बात की थी। और ये कोशिश रही थी मेरी कि राजनीति में भूचाल में आप समझ पाएं कि राजनीति क्यों देश का भला नहीं कर सकती, क्यों उसे सेवा नीति में बदलना है। और सेवा नीति में बदलने के लिए अगर कोई एक वायरस है तो वो 26 जनवरी बिल है। एक छोटा सा कानून, एक चिंदा सा कानून, एक छोटा सा वायरस पूरी राजनीति को पलट के रख देगा। सारे नियम कायदे सब कुछ पलट के रख देगा। कैसे करेगा, देखिए मैं बताता हूँ आपको। 26 जनवरी बिल, इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं सहायक जनप्रतिनिधि विधेयक। सहायक जनप्रतिनिधि विधेयक और 26 जनवरी बिल। 26 जनवरी बिल इसलिए रखा नाम, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 26 जनवरी 1950 में हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन फिर भी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम बना, जो डेमोक्रेसी आई, वो वर्टिकल या हॉरिजेंटल आ गई। मतलब एक आयाम में आ गई, दूसरे आयाम में नहीं आई, मतलब एक्सपेंड हो गई। क्योंकि 3 टायर गवर्नमेंट क्यों बनी थी हमारे पास। हमारे में ग्राम प्रधान की एक अलग सरकार होती है जिसे लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, उसके बाद राज्य सरकार होती है, उसके पास हमारे पास केंद्र सरकार होती है। 3 तरह की सरकारें क्यों होती हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग डेमोक्रेसी के अंदर आ पाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों का इंक्लूजन हो पाए। सपोज करिए कोई छोटा सा शहर है, या छोटा सा गांव है, या छोटा सा कस्बा है, और वहाँ के लोग अलग मत रखते हैं, अलग बात रखते हैं, तो वो अगर सेंट्रल में बैठी गवर्नमेंट है तो वो कैसे करेंगे। पंजाब का एग्जांपल ले लीजिए, पंजाब में उनको पंजाबी पसंद है तो वो अपनी छोटी सरकार बना लेंगे, राज्य सरकार में पंजाबी चुन लेंगे। लेकिन पूरे देश में कभी भी एक जैसे सिख कम्युनिटी ले लीजिए, तो उनका क्या प्रधानमंत्री बन पाएगा, तो उनको कैसे संतुलित रखेंगे, उनके हक और अधिकार कैसे सुरक्षित रखेंगे। इसीलिए डेमोक्रेसी को 3 टायर किया गया। सबसे पहले केंद्र की सरकार बनाई गई, उसके बाद राज्य की सरकारें बनाई गई जहाँ मुख्यमंत्री दिए गए, और उसके बाद प्रधान या पार्षद की सरकार बनाई गई, लोकल सरकार। यानी कि लीडरशिप, जो लोकल लीडरशिप है, वो नीचे तक निकल के आ जाए। वरना 3 सरकारों की जरूरत नहीं थी, एक सरकार बनाओ, केंद्र की सरकार बनाओ, लेकिन क्या होती, जो वो उसका एक्सपेंशन नहीं होता। तो इसीलिए वर्टिकल या हॉरिजेंटल लेयर में 3 सरकारें दी गई हमें। ये एक तरफ तो हो गया, लेकिन दूसरी तरफ नहीं हुआ। वो दूसरी तरफ जो करता है वो 26 जनवरी बिल है। दूसरी तरफ होने से क्या होगा, जिस तरीके से और ज्यादा लोग सरकार में आएंगे और सरकार सिस्टम में आएंगे और लीडरशिप आएगी, हमारे आपके घर से भी लोग नेता बनेंगे। अब हम अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, हम अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, हम बच्चे को अपना पुलिस में भेजना चाहते हैं, हम बच्चे को अच्छा बिजनेस व्यापारी बनाना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं। लेकिन क्या कोई अपने साधारण व्यक्ति अपने बेटे को नेता बना सकता है? डरता है, क्योंकि नेता बनने के लिए जो गुण चाहिए वो आम आदमी में, भारत के आम आदमी में नहीं है। छीन झपट, चोर उचक्काई, लूट मारी और झूठ बोलना, विश्वासघात करना,
तरह तरह के जो नेगेटिव गुण है वो सब आम भारत के आम जनमानस में नहीं है, इसलिए आम जनमानस से कम लोग नेता बनते हैं। जो क्रिमिनल माइंड टाइप के होते हैं या जो चीटिंग वाले लोग होते हैं, ठग होते हैं, वही नेतागिरी की तरफ अग्रसर होते हैं, क्योंकि सही लोगों के लिए नेतागिरी एक जगह नहीं है। कहते हैं ना कि नेतागिरी एक अलग फील्ड है, वहां पे सच्चे और अच्छे आदमी की जरूरत नहीं है। और वो जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि राजनीति है, हमें सेवा नीति चाहिए। तो आइए 26 जनवरी बिल पे लौट के आते हैं। सहायक जनप्रतिनिधि विधेयक पढ़ देता हूँ सारांश। भारत एक विविधता, फिर से देखिए जवान भी लड़खड़ा गई, लेकिन माफ करिएगा। भारत एक विविधता से भरा देश है। यहाँ अनेक संप्रदाय, जाति, भाषा के लोग मिलजुल कर रहते हैं। हमारे पास एक शानदार लिखित संविधान है। हमारे नागरिकों को समान रूप से वोट देने का अधिकार है। सभी नागरिकों के वोट का मूल्य समान है। बात गौर फरमाइए, सभी नागरिकों के वोट का मूल्य समान है। एक वोट एक ही को दे सकते हैं, ठीक है। हमने जनप्रतिनिधि एक्ट 1951 के जरिए लोगों को वोट के जरिए जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया। ये कानून बना था 1951 में, जनप्रतिनिधि एक्ट। इसके जरिए वोट के जरिए लोग जनप्रतिनिधि चुनते हैं। ये चुनाव आयोग ने जो व्यवस्था बनाई, इतनी विविधता हमारे देश में, बहुत सारी विविधता है, तो इतनी विविधता, ये विविधता ही हमारी पूंजी है। मतलब विविधता होना कोई बुरी बात नहीं है। अगर अलग अलग तरह भाषा के लोग हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, तो ये देश को रिचनेस दिखाता है। पूंजी है हमारी, ये हमारी स्ट्रेंथ है। इतनी विविधता और खासियत, ये हमारी खासियत भी और पूंजी भी है। विविधता होने की वजह से अब तक देश में जो भी जनप्रतिनिधि बनते हैं, देखो बहुत सारे विविधता हैं, बहुत सारी भाषा के लोग हैं, धर्म के लोग हैं, तो अब तक जो भी जनप्रतिनिधि बनते हैं उनको बहुत कम प्रतिशत लोगों का ही समर्थन के बाद भी सारी सत्ता की सारी शक्तियां हासिल हो जाती हैं। कहने का मतलब है, अगर कोई एमएलए बनता है या एमपी बनता है तो उसको जो वोट का परसेंटेज मिलता है वो बहुत कम मिलता है। ऐसा नहीं है कि वो पूरी विधानसभा का प्यारा हो जाता है या सबका हो जाता है, क्योंकि विविधता बहुत है। कहते हैं ना कि इसके अंदर अनेकता में एकता की बात करते हैं, तो विविधता बहुत है। कोई किसी को पसंद कर रहा है, कोई किसी को पसंद कर रहा है, किसी की भाषा अलग है, किसी का धर्म अलग है, मतलब, और लोगों की चॉइस भी अलग है। और चॉइस अलग होना कोई बुरी बात नहीं है। तो जो जनप्रतिनिधि हम एक निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो निकल नहीं पाता, क्योंकि इसमें कोई हमारी कमी नहीं है। सिस्टम में एक निकालने की मजबूरी है। एक क्यों निकाल रहे हो? एक नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि एक आदमी रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकता। एक यानी जबरदस्ती। जब हम एक निकालने की कोशिश करते हैं तो जबरदस्ती है। हमें तो फ्रूट चाट चाहिए, हमें एक फ्रूट नहीं चाहिए, हमें तो सारे फ्रूटों का मिला जुला स्वरूप चाहिए। या तो वो व्यक्ति ऐसा हो जो सब में समाहित हो, इतनी जबरदस्त लीडरशिप हो, ना कि अगर एक जाति का, एक धर्म का आदमी निकालेंगे तो वो दूसरे का कल्याण नहीं करेगा। और इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में, सिर्फ एक ही आदमी निकालने की कोशिश की जा रही है। जो भी अब मैं फिर से पढ़ देता हूं। अब तक देश में जो जनप्रतिनिधि बनते हैं वो बहुत कम प्रतिशत लोगों का समर्थन के बाद भी सत्ता की सारी शक्तियां हासिल हो जाती हैं। वो विजेता तो होते हैं, पर सही मायनों में अपने कार्य क्षेत्र की अधिकांश जनता का प्रतिनिधि नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, नरेंद्र मोदी जी विजेता है भाई, जीते हैं वो क्या, लेकिन वो पूरे देश के प्रतिनिधि हैं? नहीं है। उनको 30%, उनकी पूरी पार्टी को 30% से थोड़े से ज्यादा लोगों ने वोट किया था। वो भी 30% वो जो वोट कास्ट हुआ, यानी कि अगर 60% वोट कास्ट हुआ तो उसका 30%, यानी ओवरऑल देखा जाए तो 15 से 17% पूरे देश की जनसंख्या का, वोटर का 15 से 17% लोग सिर्फ बीजेपी को पसंद करते हैं। उसमें भी, बीजेपी में भी मोदी को कितने लोग पसंद करते होंगे पता नहीं, बहुत सारे नापसंद करते होंगे। तो वो पूरे देश के नेता नहीं है, वो होंगे 5-10% लोगों के नेता, और कर रहे हैं पूरे देश के प्रधानमंत्री। यही सिस्टम का प्रॉब्लम है, ये जनता के साथ नाइंसाफी है। अब आगे बात करते हैं। और जैसे एमएलए के साथ भी यही है, एमपी के साथ भी यही है। 4 लोग खड़े हुए, वोट बट गए, किसी को 50,000 मिल गया, किसी को 49,000, किसी को 48,000। 50,000 वाले को हम बता देते हैं पूरी विधानसभा का एमएलए है या पूरी लोकसभा का एमपी है, लेकिन क्या वो उस लायक है? क्या वो सब लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं कर रहा। तो यही बात मैं बताना चाह रहा हूं कि ये सिस्टम की बड़ी खामी है। सिस्टम की खामी, वो विजेता तो होते हैं पर सही मायनों में कार्य क्षेत्र की अधिकांश जनता के प्रतिनिधि नहीं होते। इसी तरह जिन लोगों को कम समर्थन मिलता है, अब दूसरे लोग भी जैसे चुनाव लड़ रहे हैं, 2nd नंबर पे, 3rd नंबर पे जो आते हैं, उनको थोड़ा कम समर्थन मिलता है। सही मायनों में वो उप विजेता है, ना कि हारे हुए प्रत्याशी। खेलों में होता है ना 1st, 2nd, 3rd, स्कूल में भी होता है 1st, 2nd, 3rd, फिल्में भी होती हैं टॉप रैंक, 1st, गाने भी चलते हैं 1st नंबर पे, 2nd नंबर पे, 3rd नंबर पे। पूरी दुनिया में एक रैंक, एक ये है कि भाई हार और जीत नहीं होती है, जो सिर्फ युद्ध में हार जीत होती है। जितने भी फील्ड हैं, चाहे खेल ले लो, चाहे पढ़ाई ले लो, चाहे प्रतियोगिता ले लो, वहाँ एक
क्रम होता है। क्रम का मतलब ये होता है कि कोई आदमी तो बहुत अच्छा होता है, उसे हम फर्स्ट कह देते हैं, लेकिन जो थोड़ा कम उससे कम परफॉर्म करता है या थोड़ा कम उससे लोग पसंद करते हैं, उसको हम सेकंड कर देते हैं। इसी तरह हम तीसरे को थर्ड कर देते हैं। लेकिन युद्ध में क्या होता है कि युद्ध में जो जीतता है वही सिकंदर है, बाकी सारे बंदर होते, सबको मटिया मैट कर देते हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड की जो प्रोसेस है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। ये जो हारे हुए लोग हैं, जिन्हें आप हारा हुआ कहते हो, चुनाव हार गया, चुनाव हार गया, कुछ नहीं है, वैल्यू नहीं है, ये हारे हुए नहीं है, ये उपविजेता है। उपविजेता समझ रहे हो? सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, यानी कि ये भी जनता का प्रतिनिधि कर रहे हैं। भाई 20% किसी को मिला है तो इनको भी 19 18 इस तरह से बटा हुआ है, तो ये भी लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो इनको फेंकना उचित नहीं है। इन्हीं को हम कहते हैं उप विजेता, और इन उपविजेताओं को भी हक और अधिकार मिलना चाहिए। तो इसी को हम 26 जनवरी बिल कहते हैं, और इसी को हम कहते हैं सहायक जनप्रतिनिधि विधेयक। अब इससे होगा क्या? सपोज करिए एक विधानसभा के अंदर अगर आप कहोगे 3 एमएलए बन जाएंगे क्या? नहीं, 3 लोग नुमाइंदगी करेंगे। पहला होगा एमएलए, दूसरे नंबर पे उसका साथी होगा, तीसरे नंबर पे एक और उससे नीचे, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 लोग हो सकते हैं, मैक्सिमम 4 भी हो सकते हैं। मैं बताऊंगा 3 और 4 ही क्यों होंगे, ज्यादा क्यों नहीं होंगे। लोग तो कहेंगे जो भी वोट चुनाव में खड़ा हो जाएगा, जो जीत जाएगा, उसी को हम उसको भी क्या हम भेज देंगे क्या? ऐसे तो सब सिस्टम खराब हो जाएगा, 100 आदमी को कहाँ बिठाएंगे, हर आदमी कहेगा अपने आप को नेता। तो मैं बता दूं कि हमारी डेमोक्रेसी में एक सिस्टम है जिसमें कहते हैं जो अपनी जमानत बचा ले। जमानत बचाने का मतलब ये होता है कि 16 से 17% अगर किसी को वोट मिल जाते हैं पड़े हुए वोटों का, तो उसको हम जमानत बचाना कहते हैं। तो उसके हम पैसे वापस कर देते हैं। पैसे वापस करने का मतलब ये है कि जैसे मैंने चुनाव लड़ा और मुझे इतने वोट मिल जाएं कि मैं अपनी जमानत राशि बचा लूं, यानी मैंने 25,000 रुपए अगर जमा किए हैं एमपी के लिए, तो वो मुझे वापस मिल जाएंगे। क्यों? सरकार हमें सम्मान देती है, यार तुमको इतना वोट मिल गया, तुमको 16% के करीब, 17% के करीब वोट मिल गया, छठा भाग, पड़े हुए मतों का छठा भाग मिल गया, तो हम तुम्हारी जमानत राशि। तो तुम एक तरफ तो ये कह रहे हो कि जमानत इसकी बचा ली है, यानी इसको लोग पसंद कर रहे हैं। जिसको लोग पसंद कर रहे हैं उसको आपने उन पसंद लोगों की पसंद का क्या महत्व रखा? उनको उसको भी थोड़ा काम देते, कुछ कम काम देते भैया, सेकंड नंबर पे काम देते, थर्ड नंबर पे काम देते, कुछ सड़कों का काम दे देते, उसको काम में लगाते। लेकिन तुमने लगाया नहीं, उसको भी फेंक दिया, और उसके जो लोग थे जिन्होंने उसको वोट किया था उन सबको दे दिया जिसको उन्होंने वोट नहीं किया। सपोज उसके दुश्मन ही जीता है तो दुश्मन को दे दिया। ये युद्ध है, फिर ये डेमोक्रेसी नहीं है। यही 26 जनवरी बिल है। अब इसके परिणाम की डिस्कस करते हैं। काफी ज्यादा मैंने इसके बारे में बोला, और इस पे हम इसके ड्रॉबैक भी बात करेंगे। देखिए आज तो मैं इसके फायदे कुछ गिनाऊंगा वीडियो के अंदर, और कल हम बहुत सारे सवाल आएंगे। सवाल मेरे, आप भी कर सकते हो सवाल कमेंट में कि क्या सचमुच लोकतंत्र आएगा। तो आप कमेंट में क्या लिखोगे? हमें चाहिए लोकतंत्र, हमें चाहिए सच्चा लोकतंत्र, हमें चाहिए सच्चा लोकतंत्र, ये कमेंट में लिखोगे। अब मैं बता रहा हूं कि इसके परिणाम क्या होंगे। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी राजनीतिक कमियां हैं, वो कैसे दूर हो जाएंगी, एक एग्जाम्पल से मैं बताऊंगा। और कल मैं ये बताऊंगा कि कुछ लोग सवाल उठाएंगे, अच्छा ये सिस्टम होगा तो क्या होगा, वो सिस्टम होगा तो क्या होगा। सबसे पहले एक चीज आपने सुनी होगी, पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा। भाई जिसके पास पैसा होता है वो टिकट खरीद के ले आता है, सत्ता ले लेता है, फिर सत्ता से पैसा कमाता है, और फिर से पैसा कमा लेता है। मतलब ये लूप चलता रहता है। जिसके पास पैसा है उसके पास सत्ता है, और जिसके पास सत्ता है उसके पास पैसा। इसको तोड़ेंगे कैसे? गरीब आदमी का बेटा, हमारा आपका बेटा, हमारे आपकी बेटी कैसे राजनीति में या सेवा नीति में एंटर करेगी, तो उसकी बात मैं बताता हूँ। जब कोई नया उम्मीदवार चुनाव की तैयारी करता है तो चूंकि राजनीति में उसे कोई अनुभव नहीं होता, और राजनीति में जीते बगैर उसको कार्य करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जीत नहीं पाएगा तो कुछ स्टार्टिंग नहीं कर सकता। या तो जीत है, ऐसा नहीं है कि 10% तुमको वोट मिल गए तो तुम कुछ बन गए, ऐसा कुछ नहीं है। राजनीति में जब तक जीतोगे नहीं तब तक तुम्हें सरकार में या किसी चीज में, सिस्टम में कोई मौका नहीं मिलेगा। हार गए, 2-3 बार हारोगे, पैसा वैसा खर्च करोगे चुनाव में, फिर चुप करके बैठ जाओगे। फिर क्या कहोगे, यार किसी पार्टी का मेंबर बन जाता हूँ, क्योंकि अकेले दम पे तो मैं जीत नहीं सकता। बिरले ही होते हैं 1-8% जो निर्दलीय जीत जाते हैं, छोटे चुनावों में जीत जाते हैं, बड़े में तो बहुत कम है। तो फिर क्या करते हैं, यार किसी पार्टी की गुलामी कर लेता हूँ, पार्टी का सर्टिफिकेट ले लेता हूँ, फिर सिस्टम गुलामी का शुरू हो जाता है। यानी आपके विचार खत्म हो जाते हैं, ना खाता ना वही, जो आपका हुक्मरान आका है वही सही। और पार्टी में अंदर जाओगे तो बहुत ज्यादा राजनीति होगी। अगर टिकट वहां पे टिकट उनको मिलती है जिनके पास माल होता है, धनबल होता है, बाहुबल होता है, या दूसरी पार्टी से आ जाते हैं, पैरासूट कैंडिडेट आ जाते हैं, तो टिकट का तो कोई चांस ही नहीं है। दरी बिछाते रहो, टाट बिछाते रहो, कार्यकर्ता बनते रहो, लेकिन पार्टी में कोई टिकट नहीं मिलेगी। यानी
जो पैसे वाला होगा वो जब चाहे पार्टी स्विच कर लेता है। बीजेपी वाला है कांग्रेस में घुस जाएगा, कांग्रेस वाला है बीजेपी में घुस जाएगा। वो पैसा और ताकत के दम पर हमेशा टिकट लेता रहता है और लोकतंत्र में बना रहता है। यानी कि पार्टी टिकट दे या कुछ भी कहे तो पैसा चाहिए, वहां आप कितने अच्छे हो उससे मैटर नहीं। कितने या तो आप घोर चमचे हो, बिल्कुल मालिक के बिल्कुल चिपक के रह रहे हो, उल्टे सीधे सारे काम उसके कर रहे हो तो आपको टिकट मिलेगा, या फिर आप पैसा और बाहुबल के साथ जाओगे तो टिकट मिलेगा। आप कितना अच्छे दिल रखते हो, कितना आप एजुकेटेड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा, इसका खात्मा कैसे होगा? यदि 26 जनवरी बिल होगा तो जो उम्मीदवार जीत नहीं पाएगा, यदि उसे उपयुक्त मात्रा में वोट मिले तो उसे भी काम करने का अवसर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी पार्टी में नहीं जाना चाहता और मैं इंडिविजुअल लड़ना चाहता हूं। अब मैं जीत नहीं पाया पहली बार में, लेकिन मैंने अपनी जमानत बचा ली। छोटे चुनाव में ही मैंने अपनी जमानत बचा ली। सपोज करो प्रधानी के चुनाव में मैं तीसरे नंबर पे आया, तो क्या है, मुझे भी सबसे पहले तो सरकार रिकॉग्नाइज करेगी कि तू हारा हुआ नहीं है, तू उपविजेता है। और उपविजेता के बाद मुझे काम करने का अवसर मिलेगा। जब मुझे काम करने का अवसर मिलेगा और 3 लोग काम कर रहे होंगे, सपोज 3 आ गए, 3 आदमी काम कर रहे हैं, तो उन तीनों के बीच का काम जनता देख पाएगी। कह रहे यार हमने वोट तो दिया नंबर 1 वाले को, लेकिन नंबर 3 वाला ज्यादा काम कर रहा है। तो कल को जो उसकी जाति पर नहीं था, जो उसके धर्म पे नहीं था, जो उसकी समाज से नहीं था, वो भी अगर अच्छा काम कर रहा है तो वो समाज जाति धर्म के बंधन तोड़ के काम पे वोट देने लगेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ राजनीति कर्म पे चलने लगेगी। यानी जब फेयर कंपटीशन हो जाएगा, क्योंकि अभी दूसरे को देखने का मौका ही नहीं मिलता, दूसरा तो सिर्फ गाली देता है। जो जीत जाता है वही काम करता रहता है, बाकी सबको अलग बाहर फेंक देते हैं, गाली देते हैं। उनको भी थोड़ा थोड़ा काम दो। वो काम का बंटवारा भी कैसे होगा वो 26 जनवरी बिल में है कि भाई संसद में कौन बैठेगा, विधानसभा में कौन बैठेगा, वो मैं बताऊंगा बाद में। लेकिन सबसे पहले ये समझो कि पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा कैसे टूट जाएगी कि भाई मेरी मजबूरी नहीं है कि मैं टिकट खरीदूं। मैं अपने दम पे मेहनत करूंगा तो मैं तीसरे नंबर पे आऊंगा। फिर थोड़ा 5 साल मुझे मौका मिलेगा, शक्ति मिलेगी तो मैं और मेहनत करूंगा तो मैं पहले नंबर पे आ सकता हूँ। यानी कि पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा का क्रम टूट जाएगा और लोग भी, राजनीति में नए लोग भी आने लगे हैं जो किसी राजघराने से नहीं है, बाहुबली नहीं है, पार्टी से नहीं है। इवन आजकल तो बॉलीवुड से कूद के आ जाते हैं, सीधा सीधा डांसर आ जाते हैं, एक्टर आ जाते हैं, जिनका कोई सेवा से कोई मतलब नहीं होता। ऐसे लोग आ जाते हैं जिनका कोई राजनीति, खेल से आ जाते हैं। वो खेल रहे थे, अच्छे खिलाड़ी थे, क्या अच्छे वो दिल वाले भी हैं। अच्छा खेलने का मतलब ये नहीं कि सबकी वो परवाह करने वाला है, सबकी केयर करने वाला है। अच्छा अगर एक्टर है तो इसका मतलब ये नहीं जनता की सेवा करेगा, लेकिन उसी के नाम पे वोट मिल रहा है, वो जीत जा रहे हैं और वो जाके बैठ जा रहे हैं, फिर अपनी फिल्मों में व्यस्त हो जाते हैं, अपने खेल में व्यस्त हो जाते हैं। और आप देखते रहते हो यार आएगा, हमसे मिलेगा, हमारी बात सुनेगा। उसे आपसे मतलब ही नहीं है कुछ भी। उसे तो राजनीति एक तरह का वो टूल सा है कि बस आओ, सत्ता में पावर का मजा लो और चले जाओ। अब फूट डालो राज करो का अंत, अक्सर हमने देखा ना, फूट डालो और राज करो। इसका अंत कैसे हो जाएगा 26 जनवरी बिल से, इसे समझते हैं। फूट डालने का मतलब है वोट बैंक बनाते हैं लोग, हिंदुओं का वोट बैंक, मुसलमानों का वोट बैंक, दलितों का वोट बैंक। और ऐसी राजनीति, सारे छुटवैया नेता, कोई दलितों का नेता बना हुआ है, कोई ब्राह्मणों का नेता बनने की कोशिश कर रहा है, कोई ओबीसी समाज का, यादवों का नेता बनने की कोशिश कर रहा है, कोई जाटों का नेता बनने की कोशिश कर रहा है और कहते हैं अपनी कम्युनिटी को हम तुम्हारा हक अधिकार दिलाएंगे। कोई मुसलमानों का नेता बनने की कोशिश कर रहा है। ये फूट डालने वाला है, समाज में फूट डालने वाली बात है। ये कैसे खत्म हो जाएगी 26 जनवरी बिल से, इसको भी मैं पढ़ के बताता हूँ। देखिए, पहली तो पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा कैसे खत्म होगा वो मैंने बताया। ये फूट डालो और राज करो कैसे खत्म होगा। चूंकि राजनीति में जीतना महत्वपूर्ण है और हारे हुए को कुछ काम करने का मौका नहीं मिलता, अतः शातिर नेता लोग धर्म, जाति, भाषा इत्यादि के नाम पर बांट कर उसका वोट बैंक बनाते हैं और लोगों के दिल में एक दूसरे के लिए नफरत पैदा करते हैं। हमने वोट बैंक बना लिया, हमें पता है कि यार हम सबको क्यों दें। अगर मेरा काम 15% सही हो जा रहा है, 15% मेरे पास वोट आ जाए और मैं जीत जाऊं, तो मैं 15% की वेलफेयर की बात करूंगा, सबकी क्यों करूं। तो मैं बांट के रखूंगा, क्योंकि सबको देना है तो मेरी इमेज थोड़ी डाउन हो जाएगी भाई, या मैं उनका वेलफेयर कम कर पाऊंगा, उनको लालच कम दे पाऊंगा। इसलिए मैं छोटा छोटे वोट बैंक बना के, और उस सोशल इंजीनियरिंग भी कहते हैं उसे, कोई सोशल इंजीनियरिंग नहीं है, वो डिस्ट्रक्शन है। वो कि 2 जातियों को लेना सोशल इंजीनियरिंग हो गई, या 4 जातियों को लेना सोशल इंजीनियरिंग हो गई। सबको लेना होता है ना, तब सोशल इंजीनियरिंग होती है। तो अगर 26 जनवरी बिल होगा तो मत विभाजन के पश्चात भी अपने स्तर पर सभी उम्मीदवार जिनको चुनाव में उपयुक्त मत मिले हो, काम करने का मौका मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक विधानसभा के अंदर एक हिंदू खड़ा हो गया, एक मुस्लिम खड़ा हो गया और एक सिख खड़ा हो गया, ठीक है। और बहुत मिली हुई वो है, धर्म के आधार पे बता रहा हूँ, जाति के आधार पे भी खड़े हो सकते हैं, यादव भी खड़ा हो सकता है, जाटव भी खड़ा हो सकता है, ब्राह्मण भी खड़ा हो सकता है। अब सब खड़े हो गए, लोगों को अपनी जात वाला पसंद है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है।
तो वो सब बांटेंगे कि भाई हम मैं ब्राह्मणों का भला करूंगा, मैं दलितों का भला करूंगा, मैं उसका भला करूंगा, तो लोग उसको वोट देंगे। पहली चॉइस वही होगा कि भाई मेरे समाज से है, मेरे समाज के हित की बात कर रहा है, उसी से वोट करेंगे। वो कितने समाज के हित की बात करता है वो तो जीतने के बाद पता लगता है ना। तो वो तीनों जीत गए, ब्राह्मणों का नेता जीत गया, दलितों का नेता जीत गया और मुसलमानों का। सपोज करो कि दलितों का नेता फर्स्ट नंबर पे आ गया, ज्यादा आबादी थी, या ब्राह्मणों का नेता फर्स्ट नंबर पे आ गया, ज्यादा आबादी थी, दलितों का सबसे नीचे आ गया, मुसलमानों का दूसरे नंबर पे आ गया, ऐसे समझ लो, या सिखों का तीसरे नंबर पे आ गया, जो भी है, मतलब क्रम हो गया एक। नाम बदलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब वो बन तो चार गए हैं, एक एक विजेता बन गया, बाकी उप विजेता बन गया अपने अपने स्तर पे, तो अब सब काम करेंगे। तो अब जो दलितों का नेता है फॉर एग्जाम्पल, वो ब्राह्मणों का भी काम अच्छा कर रहा है, दलितों का भी काम अच्छा कर रहा है, और सिखों का भी काम अच्छा कर रहा है, और जो ब्राह्मणों का नेता है वो सिर्फ ब्राह्मणों का काम कर रहा है। तो कौन बढ़ेगा, बताओ कौन बढ़ेगा? वो जिसकी किसकी स्वीकार्यता बढ़ेगी हर समाज में, उसकी बढ़ेगी, सच्ची लीडरशिप उभर के आएगी, जो सबके हित की सोच रहा है, जो अपने अपने समाज के हित की सोच रहा है, वो उतना ही स्तर तक रह जाएगा। फिर धीरे धीरे उसका डिक्लाइन होगा, यानी जो जाति की, धर्म की, फूट डालने की राजनीति करेंगे, जो लोगों को तोड़ने की राजनीति करेंगे, वो नीचे गिरेंगे। और जो जो जोड़ने की राजनीति करेंगे, और राजनीति करने का मतलब सेवा नीति जो सेवा नीति करेंगे यानी कर्म करेंगे, जब वो काम करने का मौका आएगा तो आपको पता लगेगा कि वो सबके हित की सोच रहा है, नहीं सोच रहा। तो अगली बार जब चुनाव होगा तो वही आदमी जीतेगा जो सबके हित की सोचेगा। वो कहेगा यार ये ब्राह्मण है लेकिन ये दलितों की बात करता है, इसी को वोट करो, छोड़ो अपनी जात वाले को। इसी तरह से जो मुस्लिम है, अगर उनको हिंदू पसंद है तो हिंदू को वोट करेंगे, और कभी और मुस्लिम भी आएगा, अगर उनको लगेगा मुस्लिम हिंदुओं को भी रख रहा है, सबको रख रहा है, तो मुस्लिम भी चुन सकता है, कोई भी चुना जा सकता है। इसका मतलब ये है कि ये फूट डालो राज करो का अंत हो जाएगा, अलग अलग गुट में हम नहीं बचेंगे। और ये देश से पूरी राजनीति जो चल रही है, जाति की लड़ाओ, एक दूसरे को बोलो इसने तेरा हक खा लिया, इसने तेरा हक खा लिया, कोई 85% की बात कर रहा है, कोई 5% की बात कर रहा है, कोई 20% की बात कर रहा है, ये परसेंटेज खत्म हो जाएगा, 100% की बात करने लगे। चमचों की राजनीति का अंत। अभी क्या होता है कि देखिए, ये तीसरा पॉइंट आ गया। अब ये राजनीति के बड़े दोष हैं। एक तो फूट डालने का दोष है, जाति पे और धर्म पे फूट डालते हैं। एक पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा। एक होता है प्रियजन चमचों की राजनीति। अब चमचों की राजनीति कैसे होती है? मैं एमएलए बन गया, अब मेरे पास जैसे दिल्ली के अंदर बहुत सारे विभाग होते हैं, जैसे पानी का विभाग होता है, बिजली का विभाग होता है, सड़कों का विभाग होता है। एमएलए के अंदर बहुत सारे विभाग आ जाते हैं। तो अब मैं एमएलए, जैसे मैं जीत गया, एमएलए बन गया, तो मैं क्या करूंगा, मेरे जो चेले चपाटे होंगे जो चुनाव नहीं लड़े होंगे, मैं कहूंगा यार तू जल विभाग संभाल ले, मैं अपनी टीम बनाता हूं, क्योंकि अकेला तो मैं एमएलए कर नहीं सकता। जिसे बोलते हैं विधायक प्रतिनिधि, मैं उसे बोलता हूं चमचा, या सांसद प्रतिनिधि, मैं बोलता हूं उसे चमचा। वो क्या करता है, अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग अपने चमचों को दे देता है, और वो चमचे चलाते हैं। और चमचे जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, वो अपने विधायक के प्रति उत्तरदायी होते, तो वो मनमानी करते हैं, लूट का तंत्र मचा देते हैं। और जो सबसे ज्यादा गुलाम और चमचा होता है, वो इनडायरेक्टली विधायक के नाम पर क्षेत्र पर शासन करने लगता है। बगैर चुनाव जीते ही वो पूरे एरिया को डोमिनेट करने लगता है, और उसके पास लोग जाते हैं और वो विधायक की मोहर भी रखता है संसद की, और वो मोहर पे ठप्पा लगाता रहता है। विधायक जी तो बाहर रहते हैं, घूमते रहते हैं, और वो चेले चपाटे चलाते हैं, यानी चमचों का राज हो जाता है। इससे कार्यकर्ता भी दुखी रहते हैं उस पार्टी के, जिस पार्टी का एमएलए एमपी बना है, और आम जनता भी दुखी रहती है। अगर इनकी जगह ये जो हारे हुए फर्स्ट सेकंड थर्ड में शक्तियां बट जाएंगी, तो ये तो किसी के चमचे नहीं थे, ये तो जनता से जीत के आए थे। तो क्या है कि ये ज्यादा प्रतिनिधित्व दे पाएंगे विधानसभा या लोकसभा को। भाई थोड़ी शक्ति विधायक को मिल गई, विधायक को भी उतनी मिली जितने परसेंटेज वोट मिला। एक और बता दूं, जितने परसेंटेज वोट मिला उतने परसेंटेज ही काम करने की पावर मिलनी चाहिए। सब में काम बंटना चाहिए कि तेरा काम ये है। सपोज करो 2 विभाग मिल गए विधायक को, फर्स्ट नंबर वाले को, तो एक विभाग मिलेगा सेकंड नंबर वाले को, उससे कम वोट है, और उससे कम महत्वपूर्ण विभाग तीसरे वाले को मिल जाएगा। तो कहने का मतलब सबको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो किसको मिलेगा? जिनको वोट पड़े हैं, जिनको जनता ने चुना है पहले दूसरे तीसरे नंबर पर, ना कि चमचों को। तो चमचों का अंत हो जाएगा। जो चमचों से परेशान है ना, इनको कुछ नहीं मिलेगा। फिर विधायक कहेगा अपना काम यार खुद ही करो, चमचों को दे दिया तो जो कुछ बचा है ये भी चला जाएगा। तो चमचों का अंत हो जाएगा, और बहुत सारी चीजों का अंत हो जाएगा। टिकट की राजनीति खत्म हो जाएगी। कोई टिकट बिकती है ना, मैंने पहले ही बता दिया, जब टिकट बिकती है तो भाई तुम टिकट बेच दोगे, कोई बात नहीं, इंडिपेंडेंट खड़ा होकर अपना जीतते जीतते तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे आ जाएगा। आला कमान की राजनीति खत्म हो जाएगी। आला कमान कुछ भी ऊपर से हुक्म जारी कर देता है, तो जब पार्टी में लोग ज्यादा उल्टा सीधा कहेंगे तो कहेगा मैं इंडिपेंडेंट लड़ रहा हूँ भाई, तुम जो गलत बात करो मैं नहीं मानूंगा। पैरासूट उम्मीदवार क्या करते हैं,
पार्टियां पैरासूट उम्मीदवार, जो दूसरी पार्टी से आ गया, जिसने मोटा पैसा दे दिया, जिसने कुछ भी दे दिया, पैरासूट उम्मीदवार, उसको उस विधानसभा पे थोप देते हैं, उस लोकसभा पे थोप देते हैं, और वो जीतता है इसलिए कि जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उसी अपने पार्टी के नाम पे वो वोट ले लेता है। और ऐसा इसलिए भी करते हैं, सपोज करिए मैं इस लोकसभा में हूँ और इस लोकसभा में मैंने अच्छा काम नहीं किया, सपोज करिए मैं नरेंद्र मोदी हूँ, मैं गुजरात से चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन मैं प्रधानमंत्री बन गया तो मैं गुजरात के अपनी लोकसभा तो देख ही नहीं पाऊंगा, मैं इधर घूमता रहूंगा, दौड़ता रहूंगा, भागता रहूंगा, पूरे देश को देखूंगा, तो मेरी लोकसभा कमजोर हो जाएगी। तो लोग मुझे वहां तो पूरे देश में तो शायद पसंद करें, लेकिन लोकसभा में नापसंद करना शुरू हो जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं ना वहां से स्विच कर दूंगा कि भाई हार ना जाऊं, इसलिए मैं चलो बनारस चलता हूं। ऐसे ही अरविंद केजरीवाल है, नई दिल्ली से अभी लड़ रहा है, क्या पता नई दिल्ली बदल दे। क्यों? क्योंकि जब एक जगह एमएलए के रूप में असफल है, मुख्यमंत्री के रूप में सफल होगा, एमएलए के रूप में असफल है, अपने देश की जनता का काम नहीं, अपने क्षेत्र की जनता का काम नहीं कर रहा, तो वो जगह बदल देते हैं, पैरासूट बन जाते हैं। जो अच्छा, जिस आदमी के प्रति ज्यादा घृणा हो जाती है लेकिन वो पार्टी का चमचा है, तो पार्टी क्या करती है, उसकी सीट बदल देती है। तो यहाँ के लोग तुझे हराने की सोच रहे हैं, तो तू यहाँ से हटके दूसरी जगह लड़ ले। यहाँ की कहते हैं ना, डब्बा बदल देते हैं, यहाँ का बंदा वहां भेज देते हैं, वहां का बंदा। इसको कहते हैं कंट्रोल करना, आपके गुस्से को कंट्रोल करना। आप कहते हो नया आदमी आया तो सही होगा, आदमी वही है, वो वहां लूट के आया है, ये यहाँ लूट के गया है, लेकिन आदमी भैया, बस आदमी पलट कर आप खुश हो जाते हो। कभी नागनाथ आ जाता है, कभी सांपनाथ आ जाता है। ऐसे ही आप पार्टी बदल के सोचते हो, सत्ता बदल के कांग्रेस आएगी तो भला कर देगी, या बीजेपी आएगी तो भला कर देगी। भला होता नहीं है, पैरासूट की तरह एक से दूसरे आते रहते हैं, बदलते रहते हैं, और आप भ्रमित होते रहते हो और टाइम पास होता रहता है। ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा पाप है, और इसी को दूर करता है 26 जनवरी बिल। धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति, भाषा की राजनीति, अल्पसंख्यकवाद का मतलब ये माइनॉरिटी की राजनीति, इसको भी खत्म कर देगा। और मेजॉरिटी की राजनीति, बहुसंख्यक, यानी सर्वसंख्यक की बात होगी, सर्व समाज की बात होगी, ना तो अल्पसंख्यक की बात करो, ना बहुसंख्यक की बात करो। अब सबकी बात करो, तो जो सबकी बात करेगा वही देश पे राज करेगा। तो अब ये एक थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल देके समझाऊंगा, 2 एग्जाम्पल, उसके बाद ये वीडियो खत्म करूंगा। वीडियो काफी बड़ी हो रही है, लेकिन कल मैं इस पे बात करूंगा। इसकी 26 जनवरी बिल हो जाएगा तो कैसे हो जाएगा भाई, बहुत सारी प्रॉब्लम भी आ जाएगी। अभी तो हमारा सिस्टम ऐसे चल रहा है कि एक एमएलए जाता है, साफ साफ लग रहा है, सीधा सीधा लग रहा है, लेकिन अगर 2-3 आ जाएंगे तो आपस में लड़ेंगे नहीं क्या, आपस में भिड़ेंगे नहीं क्या, ये सब बातें कल करूंगा। लेकिन आज एक और छोटा सा मैं पढ़ के समझाने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद फिर मैं आज का वीडियो क्लोज करूंगा। और मैं ये कह रहा हूं कि देखो, वहां भी राजनीति हो रही है, जो महाराष्ट्र में जाकर आप लोगों को ले जा रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन होना चाहिए दिल्ली में, हरियाणा में, और आंदोलन कर रहे हैं महाराष्ट्र में। ऐसी चीटिंगबाजी को, ऐसी गलत निर्णय को, ऐसी बेवकूफाना हरकतों को आप दूर करिए, और लोगों से कहिए कि हरियाणा में जाओ, ये आंदोलन महाराष्ट्र में नहीं, हरियाणा में करोगे तो हम आएंगे, आप बहिष्कार कर दो इसका। मैं तो यही कहूंगा। देखिए, आजकल पार्टियां किसी उम्मीदवार को इस आधार पर टिकट देती हैं कि उसकी जाति, धर्म और भाषा कौन सी है। जो उम्मीदवार इन सब मुद्दों पे चुनाव लड़ेगा, वो तो अपना वोट बैंक पुख्ता करने के लिए लोगों को बांटेगा ही। अक्सर इसी वजह से काम करने वाले लोगों को पार्टियों में मौका नहीं मिलता। अगर 26 जनवरी बिल होगा तो ये सब दूर हो जाएगा। एग्जाम्पल देके समझाता हूँ कैसे दूर हो जाएगा। उदाहरण, दिल्ली के मटिया महल इलाके में मुसलमानों की संख्या 80% है। मटिया महल एक विधानसभा है, कहीं हिंदू की विधानसभा है जहाँ हिंदू में 80% से ज्यादा होंगे, मुसलमान बहुत कम होंगे। तो फिर मैं वही बताऊंगा, जहां मुसलमान ज्यादा होंगे वहां किसी हिंदू को कोई पार्टी टिकट नहीं देगी, और जहां हिंदू ज्यादा होंगे वहां मुसलमान को बहुत रेयर केस में कोई पार्टी टिकट देगी, वरना देगी नहीं, क्योंकि वो जीत ही नहीं सकता। 20% अगर वोट हो किसी का तो वो जीत नहीं सकता। उदाहरण के लिए, दिल्ली के मटिया महल में मुसलमानों की संख्या 80% से ज्यादा है। अतः कोई भी पार्टी किसी हिंदू को उम्मीदवार बनाने की गलती नहीं कर सकती। इसका मतलब अल्पसंख्यक को काम करने का मौका ही नहीं मिलेगा। अब 26 जनवरी बिल होगा तो क्या होगा, इसे समझिए। अगर किसी हिंदू को वहां से अल्पसंख्यक है और उसे लगभग 20% के बीच वोट मिल जाते हैं, हिंदू को ही वोट मिल गए, तो उसे भी संवैधानिक रूप से कुछ काम करने का मौका मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि 16-17% पे तो वो जमानत बचा लेगा अपनी, वो 20% है कहीं कोई जाति या धर्म के लोग, तो उसका भी आदमी आ जाएगा सिस्टम में और वो भी काम करेगा। अब वो काम करेगा और वो मुस्लिम लोगों का भी काम करेगा। अगर हिंदू है 20% से कम पे आया है, लेकिन वो मुसलमानों को भी काम कर रहा है, हिंदुओं को भी काम कर रहा है। उधर जो मुसलमानों ने मुसलमानों का नेता चुना, वो मुसलमानों का ही काम नहीं कर रहा, हिंदुओं को तो करेगा क्या। सिर्फ नफरत बो रहा है कि हिंदू खराब होते हैं या मुस्लिम ठीक होते हैं, इस तरह की नफरत बो रहा है। तो किसको ज्यादा मौका मिलेगा? उस हिंदू प्रत्याशी को जो अल्पसंख्यक था। इसी तरह जो उस मुस्लिम प्रत्याशी को जो अच्छा काम कर रहा है, अगर किसी विधानसभा में खड़ा हो गया और तीसरे नंबर पे आ गया, तो क्योंकि मुसलमानों से पहली बार में तो मुसलमान ही जिताएंगे उसे,
क्योंकि मुसलमान जानते हैं अच्छा आदमी है, फिर हिंदुओं के बीच में भी जाएगा, काम करेगा, उनका काम करेगा तो अच्छा हो जाएगा। यानी जो भी अल्पसंख्यक है वो भी लीडर बन सकता है, वो भी लीडर बन सकता है। और अगली बार वो चुनाव लड़ेगा और कोई पार्टी अगर उसे टिकट नहीं दे रही, फॉर एग्जांपल हिंदू ने बहुत अच्छा काम किया और अगली बार किसी पार्टी ने उसे टिकट नहीं दिया, लेकिन लोग तो उसे वोट दे देंगे, लोगों ने तो पहचान लिया, उसे अवसर मिल गया लोगों को बरतने का। हमारे यहाँ यूपी में बोलते हैं या दिल्ली में बोलते हैं बरतना, यानी उसको अपने व्यवहार में लाने का मौका मिल गया। तो चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, उसकी जाति से हटकर, उसके धर्म से हटकर उसको वोट पड़ेगा और सच्ची लीडरशिप निकलेगी। यानी जाति धर्म के नाम पे लीडरशिप नहीं निकलेगी। फिर पैरासूट उम्मीदवार भी खत्म हो जाएंगे, सब चीज खत्म हो जाएगी, राजनीति की सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी। तो इसीलिए 26 जनवरी बिल चाहिए। एक और एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको, समाज सेवी और युवाओं की राजनीति से दूरी मिट जाएगी। आजकल युवा इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, नेता बनना नहीं चाहता, समाज सेवी भी नहीं बनना चाहते। उसको पता है बहुत पैसा खर्च होगा, लोगों को ये खिलाओ, वो खिलाओ, गाजर पाक खिलाओ या खीर खिलाओ, बिरयानी खिलाओ, और उसके बाद भी वोट मिलेंगे 100, 200, 300। और वोट में उसको अगर बहुत सारे वोट भी मिल गए और जीत नहीं पाया तो सारे वोट व्यर्थ हैं। सपोज करो उसको 49,000 मिले और सामने वाले पार्टी वाले को 50,000 मिल गए, तो 49,000 की भी वैल्यू 0 है। इसलिए वो कहता है यार मैं गलत काम तो करूंगा नहीं, मैं किसी को दारू तो पिलाऊंगा नहीं, मैं किसी को मुर्गा तो खिलाऊंगा नहीं, मैं 500 का नोट तो बांटूंगा नहीं, क्योंकि मैं समाज सेवी हूँ और युवा हूँ, मैं राजनीति में अच्छे के लिए आया हूँ, खराब काम क्यों करूँ। तो क्या करेगा वो, छोड़ना, राजनीति मेरे लिए है ही नहीं। राजनीति मेरे लिए इसलिए नहीं है कि यार मैं यहाँ जीत ही नहीं पाऊंगा। जीतने के लिए तो साम दाम दंड भेद चारों चाहिए, युद्ध में चारों चाहिए, साम दाम दंड भेद। लेकिन खेल में सब चीज नहीं कर सकते। बॉलिंग भी करते हो तो एक नियम है कि बॉल फेंकोगे तो पूरा हाथ घुमा के फेंकोगे, वरना जर्क से फेंकोगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। बल्ला पकड़ोगे तो कैसे पकड़ोगे, रन लोगे तो सब नियम है ना। तो राजनीति में कोई नियम नहीं है, बस एक ही नियम है, जो जीत गया वो सबको खा जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए समाज सेवी और युवा लोग जो होते हैं, वो अन्ना हजारे जैसे समाज सेवी भी कहते हैं राजनीति नहीं जाऊंगा, गंदी है, कीचड़ में कीचड़ है, और ये जो जाता है वो भी गंदा हो जाता है। शराब की फैक्ट्री है, कितना भी अच्छा आदमी जाएगा गंदा हो जाएगा, तभी सरवाइव कर पाएगा, अच्छा रह के वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो यही 26 जनवरी बिल है। और मैंने ये पूरा वीडियो आज मेरे जो दिल के करीब सब्जेक्ट था, मेरे माइक पे भी आप अक्सर देखते होगे एक साइड पे 26 जनवरी बिल लगा लिखा रहता है। तो एक ऐसा कानून पास करवाने की बात कर रहे हैं हम, जो कानून राजनीति में भूचाल लाएगा और राजनीति को सेवा नीति में बदल देगा। राजनीति रखेंगे हम, विदेश नीति के तौर पे राजनीति रखेंगे, क्योंकि राजनीति लड़ाई का काम है। तो जब हमें दुश्मनों से लड़ना है तो हम राजनीति का प्रयोग करेंगे विदेश नीति के तौर पे, लेकिन जब हम देश में करेंगे तो हम सेवा नीति करेंगे। यानी हम सब मिलजुल कर देश में रहेंगे, सरकार मिलजुल कर बनेगी और सबकी सरकार बनेगी। कल मैं और गहरी बात करूंगा इसमें, पक्ष विपक्ष और ये सब चीजें, प्रधानमंत्री मंत्री, ये सब क्या सिस्टम में कैसे चेंज होगा। अगर एक ये छोटा सा बिल पास हो गया, छोटा सा कानून पास हो गया संवैधानिक रूप से, तो क्या उठा पटक आएगी, सिस्टम कैसे गड़बड़ा जाएगा और कैसे लोगों में राजनीति में बाढ़ आ जाएगी, कैसे रोजगार मिलेगा, सब चीजों को मैं कल बात करूंगा। और इसकी कमियां, 26 जनवरी बिल की जो कमियां आपको लगेंगी वो क्या हो सकती हैं, बहुत सारे सवाल हैं, उनके विषय भी कल तो नहीं, मतलब जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा अगली वीडियो में मैं करूंगा। आपको वीडियो कैसी लगी लिखना, और लोकतंत्र जिंदाबादी लिख दो अगर लिखना ही है तो। बीच में जो बोला था वो लिख देना, वरना लास्ट में अगर लिखना है कमेंट में, अगर पूरी वीडियो आपने धैर्य से सुन ली है और देख ली है तो लिख दो लोकतंत्र जिंदाबाद और कमेंट में लिख दो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने मुझे सुना। और नेताओं के झांसे में मत जाना, हरियाणा में ही आंदोलन होना चाहिए और हरियाणा में ही आंदोलन हो रहा है। जो असहयोग आंदोलन वो नोटा है, नोटा को दबाना। नोटा भी हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है, अभी नोटा हमारा सिर्फ असहयोग है। इसके बाद हम बताएंगे कि महाराष्ट्र में हमें क्या करना है। देखते रहिए